जो फॉस्फोरस साइकिल है इसका कोई भी पार्ट या अवेलेबल नहीं है इन द गैसेस फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। तो मेनली जो फॉस्फोरस के रिजर्वायर्स है दे आर अवेलेबल इन द रॉक्स और फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल्सो इन द बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे हमारी बोन्स है उनमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो इन अदर ऑर्गेनिजम्स उसमें भी फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आई वाज सेइंग दैट जो फॉस्फोरस साइकिल है इसका कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं होता है इन एटमॉस्फेयर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का होता है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन साइकिल का होता है जो फिक्स होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय वेरियस जो है वेज पाथवेज। बट फॉस्फोरस का जो मेन जो रिजर्वायर्स है दैट आर अवेलेबल इन रॉक्स एंड फॉसल फ्यूल्स और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है रॉक्स से या फॉसिल फ्यूल से जो है ह्यूमंस ने उसको एक्सकेवेट किया, माइनिंग की ये फॉस्फोरस की, और उसको फिर जो है अपने खेत में जैसे एग्रीकल्चर बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम फॉस्फोरस अप्लाई करते हैं। तो वो धीरे धीरे फिर जो है सॉइल में एक्यूमुलेट हो गया या लीच हो गया, मींस कि वो पानी के साथ बह गया एंड देन इट रीच टू द ओशंस। ये मैं हजारों साल की बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जो हमारे रॉक्स में है सेडिमेंट्स में जो फॉस्फोरस अवेलेबल था वो धीरे धीरे ओशंस में चला गया और ओशंस में जो है सेटल डाउन हो गया एट सी सेडिमेंट्स जो ओशन बेड होता है। तो फॉस्फोरस के साथ एक प्रॉब्लम है। फॉस्फोरस अनलाइक अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फॉस्फोरस खाली अवेलेबल होता है इन द सॉइल एट pH 7। जब pH 7 होगा सॉइल का तब फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है सॉइल में। अगर सॉइल pH इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा या लेस देन 7 हो जाएगा, तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी, फॉस्फोरस कंटेंट होता है सॉइल में बट उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अगर pH इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या डिविएट होगा फ्रॉम 7 न्यूट्रल pH से। तो उसकी वजह से हमें फिर से फास्फोरस लगाना पड़ता है। बहुत सारे फास्फोर फर्टिलाइजर्स है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स है या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जो रिलीज करते हैं फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो काली जो होते हैं नोड्यूल जैसे होते हैं वो यूज़ करते हैं सॉइल में। तो अब जो फॉस्फोरस ओशंस में जो है फिक्स हो गया, उसमें वो चला गया ओशन से, वो कैसे आ जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक पाथवे बनाना है। तो अब ये नहीं है कि रॉक्स से हमने एक्सकेवेट किया, फिर उसको उसका जो एक लिमिट होता है, स्टॉक होता है, वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, वो कैसे फिर से एक साइकिल में फिर से वो जमा हो जाएगा ऑन द लिथोस्फियर। तो इसका क्या है, जब भी सी सेडिमेंट्स में फास्फोरस चला जाता है तो सी में जो है कुछ प्लांट्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, एल्गी होते हैं, वो ग्रो करते हैं एंड देन उनकी बॉडी में चला जाता है, टिश्यूज में चला जाता है, उनमें फिशेस वगैरह जो है ग्रो करते हैं, वो फिशेस के बॉडी में एक्यूमुलेट होता है फॉस्फोरस। और कुछ जो बर्ड्स होते हैं, सी बर्ड्स जो फिशेस को खाते हैं और उनका उसके बाद जो एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जाके लैंड पे छोड़ते हैं। तो उस में जो है फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका एक एग्जांपल है, इक्वेडार एक कंट्री है सादर्न अमेरिका में। तो उसमें एक बर्ड है गुआनो करके बर्ड, उसमें क्या है वो सी फिश खाता है और अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स जो डिपॉजिट करता है ऑन दैट आइलैंड। तो वो बहुत ही जो है उसमें फास्फोरस की कंट उसका फॉस उसमें फास्फोरस का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो यूज़ करते हैं फॉर फर्टिलाइजर्स। तो ये एक एग्जांपल है कैसे एक पूरी साइक्लिक जो है पैटर्न बनता है फ्रॉम लिथोस्फेयर टू द एक्वेटिक फूड चेन, और फिर वैसे फिर से वापस आता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये फिर अगर हम साइकिल पैटर्न में देखेंगे कि जैसे ये है फॉस्फोरस जो अवेलेबल फॉर्म है, सोल्यूशन फॉर्म में है, जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है ये डिफरेंट फॉर्म्स में होती है इन द सॉइल। तो
उसमें PO4 जो होती है ज़्यादा अवेलेबल होती है, रीडीली अवेलेबल होता है टू द प्लांट्स, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा कि प्लांट्स मेजर नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करते हैं, ज़्यादा अमोनियम एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। वैसे ही फॉस्फेट के फॉर्म में जो है फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये फॉस्फोरस जो है ये बहुत सारे जो मिनरल्स में फिक्स होता है और ये एब्जॉर्ब भी होता है, लीचिंग होती है। तो फिर ये डिजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन वो इक्विलिब्रियम बनता है सॉइल सॉल्यूशन में कि वो कितना रिलीज होगा, या उसकी प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन होती है वो फिक्स हो जाता है, बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। वेदरिंग होता है कि वो रिलीज होता है इन अवेलेबल फॉर्म। तो यहाँ पे वो फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, देन प्लांट्स जो है ह्यूमंस वगैरह खाते हैं। तो वो एक साइक्लिक, जैसे ह्यूमंस या एनिमल्स जो है उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बोन्स निकलते हैं, उसमें भी फॉस्फोरस आता है, फिर से वो सॉइल में चला जाता है। और कुछ फॉस्फोरस जिसका इरोजन होता है, लीचिंग होती है। लीचिंग मीन्स वो डीपर लोके जो सॉइल प्रोफाइल है, डीपर सॉइल लेयर्स में फिक्स हो जाता है, जहाँ पे प्लांट्स की जो रूट्स नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिनरलाइजेशन हो जाती है। देन जैसे अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में है फॉस्फोरस, जैसे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है फॉस्फोरस, तो वो जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उसकी मिनरलाइजेशन होती है। मिनरलाइजेशन मीन्स डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन की दूसरी फॉर्म उसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो जब मिनरलाइजेशन होती है तो अवेलेबल फॉर्म में मिल जाता है यहाँ पे फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए। और इमोबलाइजेशन भी होती है, कुछ बैक्टीरिया उसको इमोबलाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें जो मिनरलाइजेशन एंड इमोबलाइजेशन में यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स, वेदरिंग कैसे हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग और थॉइंग, जो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वेदरिंग होती है वाटर की वजह से, या कोई केमिकल की वजह से पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से वेदरिंग या प्रेसिपिटेशन ऑफ फास्फोरस हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल यहाँ पे आप देखोगे कोई भी एटमॉस्फेरिक जो है कंटेंट नहीं है अवेलेबल इन गैसेस फॉर्म इसका फास्फोरस का। तो ये आपके थे मेजर जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है जिसमें हमने कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस साइकिल डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फूड चेन। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? सर। यस हाँ, यस सर, यस सर। क्योंकि कुछ लोग अब भी बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आवाज ये तो लोकलाइज्ड किसी का इशू है इंटरनेट का, वरना यहाँ से कोई इशू नहीं है। तो ओके, तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है फूड चेन। तो फूड चेन, फूड वेब, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, क्योंकि ये प्राइमरी क्लासेस, लिस्ट प्राइमरी क्लास नहीं मतलब फिर भी 10th में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन एक सीक्वेंस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म प्रे है, दूसरा प्रीडिएटर है। प्रीडिएटर मीन्स जो खाता है, प्रे मीन्स जिसको खाया जाता है। तो ये फूड चेन का जो है कंसेप्ट पहले 10th सेंचुरी में एक अरब फिलोसफर जो है साइंटिस्ट थे, अल जाहिज, इन्होंने दिया था। तो फिर जो है लेटर ऑन 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इसको और भी जो है इम्प्रूव किया, इसको और पब्लिश किया। बेसिकली 10th सेंचुरी में उस टाइम उतना वो नहीं था कि जो है पेपर्स वगैरह वर्क पब्लिश होती है टू द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो इसने फिर लेटर ऑन यही कंसेप्ट जो इस अल जाहिज ने दिया था 10th सेंचुरी में, इसको और भी मतलब पॉपुलराइज किया, इसको जो है उसको पब्लिश किया। देन जो है इसको हम इन्होंने उसको और भी इम्प्रूव किया इन द फॉर्म ऑफ फूड वेब कंसेप्ट, कि एक फूड चेन एक सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती इन इकोसिस्टम, बट देयर इज अ वेब इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स एग्जिस्ट करती है इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, उस पे कितने जो है हर्बीवोर्स डिपेंडेंट है। एक रैबिट है, यहाँ पे स्पैरो है,
यहाँ पे ग्रास होपर है, फिर उस पे भी कितने और ऑर्गेनिजम्स डिपेंड है। पूरी जितनी भी फूड चेन्स है इंटरलिंक्ड है। एक ऑर्गेनिज्म हर किसी एक दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक्ड है। मीन्स दिस इज कॉल्ड द फूड वेब, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब। अगर हम सिंगल एक फूड चेन की बात करते हैं, जैसे फूड चेन्स, अगर हम कोई एग्रीकल्चर वाली फूड चेन देखें जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में होती है, जैसे कॉर्न होता है, मक्की लगी होती है, तो उसको रैट खाता है, रैट को ओवल खाता है। ये सिंपल 3 स्टेप वाली फूड चेन है। अगर हम और भी इसमें ऑर्गेनिजम्स ऐड करेंगे, जैसे कैरेट को एक रैबिट या हियर जो है उसको खाता है, उसको फॉक्स खाता है, और फॉक्स को लॉयन खाता है। देन अगर हम 5 ऑर्गेनिजम्स वाली या 5 ट्रॉपिक लेवल्स की फूड चेन देखेंगे, जिसमें ग्रास है, उसको ग्रास होपर खाता है, एंड ग्रास होपर इज प्रीडेटेड बाय द फ्रॉग, फ्रॉग को पाइथन या कोई भी स्नेक खाता है, एंड देन स्नेक को ईगल जो है खाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो है, अगर जितनी भी लंबी फूड चेन होगी, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। जितनी लंबी फूड चेन है या छोटी फूड चेन है, इसमें से कौन बेहतर है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है। अब खाली डिफिनीशन आपको याद नहीं रखनी है कि फूड चेन क्या होता है, बट यू शुड नो द करेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या क्या खुसूसियत है। अगर आपको किसी भी आदमी को डिफाइन करना है, आप यू विल डिफाइन द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन। तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, वो किन किन चीज़ों का बना है, एंड देन जो है उसमें पहले ही देर इज रिपीटेड ईटिंग जो है। एक ग्रुप जो है स्मॉलर ग्रुप, उसको कोई उससे बड़ा जो है उसको खाता है। मींस कि एक इंटरेक्शन है बिटवीन बायोटिक एंड जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इन द फूड चेन, या एक इकोसिस्टम है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें एक इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स। और उसमें भी जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जो डिपेंड करता है अब लंबी फूड चेन क्या है, कितनी लंबी फूड चेन है। तो यहाँ पे एक छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा ऑर्गेनिज्म खाता है। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड सक्सेसफुली ऑफ, मींस कि एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इंटरडिपेंडेंट होता है, ताकि वो एक कड़ी बनता है। एक फूड चेन की एक कड़ी बनता है। एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है किसी भी फूड चेन में। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो से ये करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम भी है। देयर इज यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। ये नहीं है कि कंज्यूमर्स से एनर्जी आएगी टू द हर्बीवोर्स, फिर हर्बीवोर से प्रोड्यूसर्स, बट देयर इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है, फ्रॉम सन, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू द कंज्यूमर्स। तो उसके हिसाब से द फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, प्रोसीड्स टू फॉरवर्ड, जो है स्ट्रेट लाइन होती है। तो उसके बाद यूजुअली देर इज 80 to 90% एनर्जी लॉस इन हीट। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, दैट 10% लॉ। एक ट्रॉपिक लेवल से एक फूड चेन में यहाँ पे बात करते हैं, खाली जो कैरेट से खाली 10% ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द हेयर या रैबिट, और रैबिट से खाली 10% जो इसका यहाँ पे एनर्जी मिलती है, उसका 10% ही खाली इसको मिलेगा। मीन्स 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो इसकी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मीन्स कि वहाँ पे एनर्जी जो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्टिविटी जो भी वो करता है, तो उससे एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है कि एनर्जी जो है क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एंड व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड देयर इज अ लॉस ऑफ हीट। फुल्ली किसी चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट देयर इज सम लॉस इन बिटवीन। तो यूजुअली देयर आर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये जो है ये ट्रॉपिक लेवल्स है। जैसे ग्रास एक ट्रॉपिक लेवल है, ग्रास होपर दूसरी ट्रॉपिक लेवल है, तीसरी, चौथी एंड पांचवी। जो जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, दे विल काउंट द ट्रॉपिक लेवल। तो अब ये नहीं है कि अब ये बताओगे कि ग्रास एक है तो दूसरा टाइप ऑफ प्लांट दूसरी ट्रॉपिक लेवल नहीं। जो प्रोड्यूसर्स में, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ ग्रासेस होंगे, ट्रीज होंगे, हर भी वो ये प्रोड्यूसर्स होंगे, तो वो एक ट्रॉपिक लेवल है। अब जितने भी नंबर ऑफ जो है हर्बीवोर्स होंगे, वो अलग ट्रॉपिक लेवल। ये तो एक ग्रास ऊपर एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यूजुअली जो है ट्रॉपिक लेवल 4 से 5 ऑर्गेनिज्म की होती है। जितनी भी जो है ये जो फूड चेन छोटी रहेगी, उतनी जो है उसमें एनर्जी जो है सेव रहेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी हायर ट्रॉपिक लेवल्स को।
तो उसके बाद जो ओमनिवोर्स होते हैं, जो ओमनिवोर्स होते हैं जो सब कुछ खाते हैं। ओमनिवोर्स मीन्स दे खाते वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। वो यूजुअली ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होते हैं। तो बट वो इन बिटवीन भी आते हैं बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स पे। अगर ह्यूमंस की बात करें, वो ग्रासेस भी खाते हैं, मतलब हम सब्जी भी खाते हैं। तो अब हम बहुत जगह आ सकते हैं ट्रॉपिक लेवल में। हम शीप को भी खाते हैं, कैमल को भी खाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ह्यूमंस की बात करते हैं तो ओमनी वोर्स जो होते हैं वो सब कुछ खाते हैं। वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, एक फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे आ सकते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। तो उसके जो अब टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड चेन? मेनली दो टाइप्स है, एक तो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन, एक डेट्राइटस। तो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन क्या होता है? नॉर्मली हम जब देखते हैं ये वाली फूड चेन, ये ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन है। मींस कि जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से स्टार्ट होगी, और प्लांट्स जो एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द सन। तो सन से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, एंड देन जो उसको हर्बीवोर्स खाते हैं, वो उससे उनकी जो है वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन कहते हैं। तो उसके बाद द सेकंड जो है उसको डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन कहते हैं। डेट्राइटस मींस जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं डेट्राइटस में। उस वहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे फॉरेस्ट फ्लोर होता है, पत्ते झड़ते हैं, वो फिर जमा हो जाते हैं ऑन फॉरेस्ट फ्लोर, या कोई भी अदर जहाँ पे ग्रासेस वगैरह डाई हो जाते हैं। तो जो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होते हैं उस पे, फिर उनके पैरासाइट्स ग्रो होते हैं। तो वहाँ से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली डेट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है। अब डिपेंड करेगा कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे। और ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो यूजुअली 50% ऑफ, यहाँ पे मैंने एनपीपी बताया है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है कि कितना एक प्लांट एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट, और वो कितना बायोमास अपनी जो है प्रोड्यूस करेगा। तो उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कितना वो सनलाइट को ट्रांसफॉर्म करेगा इन द बायोमास। तो यहाँ पे ये बता रहा है 50% ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रेज्ड बाय दीज एनिमल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव इकोसिस्टम, एंड द रिमेनिंग 50% गोज टू डिकम्पोजर्स। मींस कि जितने भी बायोमास जो बनता है फ्रॉम द प्लांट्स, तो उसका जो 50% होता है वो डिकम्पोजर्स में चला जाता है, एंड 50% गोज टू द एनिमल्स जो हर्बीवोर्स है, ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में चला जाता है। तो ये जो है आपका जो है टाइप्स ऑफ, दो टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग टाइप एंड डेट्राइटस। तो उसके बाद आपका जो है कंसेप्ट ऑफ फूड वेब। तो मैंने एक एग्जांपल दी थी इससे पहले कि चार्ल्स एल्टन 1927 में उन्होंने फूड चेन से कंसेप्ट डेवलप किया, जिसका नाम उन्होंने फूड वेब रखा। मींस कि एक नेटवर्क है फूड चेन्स की, जिसमें बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक ऑर्गेनिजम्स, अगर हर्बीवोर्स में बात करें, तो हर्बीवोर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे एक इकोसिस्टम में। वहाँ पे डियर भी होगा, वहाँ पे रैबिट भी होगा, वहाँ पे ग्रास होपर भी होगा। तो इन पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, बट दे द अदर ऑर्गेनिजम्स कैन, मतलब वो अपना जो है शिकार, जैसे टाइगर या फॉक्स, वो डियर को भी खा सकता है, ही कैन आल्सो ईट द रैबिट। मींस दे हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं। तो वही है कंसेप्ट कि एक सिंगल फूड चेन, इंडिपेंडेंट फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है इकोसिस्टम, बट देयर इज ए इंटरकनेक्टेड और इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत अदर ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है। जैसे ओमनीवोर्स जो है हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं। जैसे हम जो सब्जी वगैरह भी खाते हैं, फिश को भी खाते हैं, जो है एनिमल्स को भी खाते हैं। और डिपेंड करता है किस टाइप की कम्युनिटी है, वो किस टाइप की जो है उनका जो फूड हैबिट्स है वो किस टाइप की। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेज है, कोई एग्स खाता है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो food webs are indispensable in ecosystem and they allow organisms to obtain food more than one type of organism। यही मैंने कहा कि अगर आप इकोसिस्टम की डिफिनीशन आप समझोगे, उसमें एक बायोटिक डाइवर्सिटी करके एक टर्म थी वहाँ पे। वो टर्म क्यों थी वहाँ पे बायोटिक डाइवर्सिटी? कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम
किसी इकोसिस्टम से किसी भी वजूहात से वो मर जाता है, रिमूव हो जाता है, तो इकोसिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए। नेचर ने एक ऑर्गेनिज्म का जो है खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म की जो है सोर्स से रखा है। अगर एक ऑर्गेनिज्म खत्म भी हो गया तब भी जो है इकोसिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि एक इकोसिस्टम एक डेफिनेट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर होता है। तो वो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कैसे सपोर्ट होता है? व्हेन द वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म चला भी गया देन देयर इज नो इश्यू। बट जो टॉप कॉर्निवोर होता है, टॉप कॉर्निवोर जो होता है वो पूरा कंट्रोल करता है। अगर एक टॉप कॉर्निवोर चला गया मींस देयर विल बी सम इशू इन द फूड चेन। जैसे जो है अगर हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई बिकॉज अगर कॉर्निवोर्स को मार दिया गया, देन देयर विल बी वेरी हाई स्ट्रेस ऑन द हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर नॉट हर्बीवोर्स बट ऑन द प्रोड्यूसर्स। तो वहाँ पे फिर scarcity ऑफ फूड हो जाएगी एंड देन इट लीड्स टू द desertification एंड लेटर ऑन टू द डेजर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। अब ये जो फूड चेन है सॉइल से स्टार्ट होती है, जैसे प्लांट्स है, डेट्राइटस, ये ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, फिर यहाँ पे एल्गी है। तो कैसे ये स्टार्ट होता है? जैसे हायर प्लांट्स में उस पे उसको बर्ड्स भी खाते हैं, मैमल्स भी खाते हैं, एंड देन वो एक पूरा ट्रॉपिक स्ट्रक्चर होता है, टॉप कॉर्निवोरस तक कैसे पहुंचता है। फिर हम डेट्राइटस की बात करें, एंथ्रोपोड्स, एंथ्रोपोड्स मींस इंसेक्ट्स, एंथ्रोपोड्स इंसेक्ट्स को बोलते हैं। तो उस पे बर्ड्स फीड करते हैं, और बर्ड्स जो है उनके भी कुछ टॉप कार्निवोरस होते हैं। एंड देन एल्गी जो है छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, माइक्रो एल्गी होते हैं, उन पे भी मोलस्क्स, एनालिड्स, वो फिशेस उनको खाते हैं, देन फिश को ह्यूमन बींग्स। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड है आपस में। जैसे ये प्लांट्स हायर प्लांट्स है तो बर्ड्स मैमल्स के साथ है, बर्ड्स ह्यूमन के साथ भी इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स जो होते हैं, जैसे ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन ये है, एंड दैट डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन है, कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे टॉप कॉर्निवोर्स जो है ह्यूमंस भी है, एंड देन अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे टाइगर है, सॉरी, लाइन है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये एक फॉरेस्ट की एग्जांपल है कि फूड चेन जो फूड वेब है कैसे इंटरकनेक्टेड है ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स है उस पे चूहा फीड करता है, देन चूहे पे ओवल या रैबिट पे जो है वाइल्ड कैट, जैकॉल, गोट पे लॉइन, कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है आपस में पूरी सारी फूड चेन्स। एंड देन दिस इज अबाउट द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जैसे ग्रास होपर्स होता है, माउस होता है, वैसे उनके जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए हर्बीवोर्स, एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो आपस में इंटरलिंक्ड है पूरे। एंड दिस इज द एक्वेटिक फूड वेब। तो जैसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या अलगी होते हैं, उनको फिशेस वगैरह खाते हैं, और छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस खाते हैं, या स्नेल्स जो होते हैं ना, जिनको मोलस्क्स बोलते हैं, वो उनको जो है ये खाते हैं, फिशेस वगैरह खाते हैं, एंड देन जो है फूड चेन प्रोसीड करती है टू द हायर ट्रॉपिक लेवल्स, प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी एंड क्वाaternary। तो उसके बाद जो फूड वेब होती है ये डिपेंड करती है अपॉन द टेस्ट ऑफ एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जैसे टाइगर्स यूजुअली जो है हिरन वगैरह को खाना पसंद करते हैं, बट कुछ लोकेशंस में जैसे सुंदरबंस में, वहाँ पे टाइगर्स जो उनको अवेलेबल नहीं है, कौन से वो मैंग्रोव्स टाइप ऑफ प्लांट्स है वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे ग्रैप्स वगैरह ज़्यादा। तो वहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ प्रे, इन एब्सेंस ऑफ टीयर वगैरह, वो दूसरे टाइप्स ऑफ जो है ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, जैसे क्रैब वगैरह खाते हैं वो। तो उनको वहाँ पे फोर्स किया जाता है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे शिफ्ट हो जाए, वो एडेप्टेशन है। अगर वो अडेप्ट नहीं करेंगे देन दे विल डाई। कि अगर हम फॉर एग्जांपल, मेरे एक टीचर ने बताया था कि वो एक जापान गए थे एक दिन, तो वो वेजिटेरियन थे। तो ही हैव ऑर्डर्ड आई थिंक राइस, तो राइस के साथ फिश भी आ गई। तो अगर वो वहाँ पे उनने एक एग्जांपल दी थी कैसे
एडेप्टेशन करनी है, तो राइस के साथ फिश आ गई थी। तो अगर वो उस टाइम बोलते थे नहीं मुझे खाली राइस चाहिए, तो वो उसको नहीं मिलता, तो उसने क्या कहा, मैंने फिश अलग कर दी राइस से एंड ही कंज्यूम्ड द राइस। तो उस हिसाब से वो प्रेफरेंस चेंज होती है लोकेशन से, क्या फूड आपको अवेलेबल है। तो इस हिसाब से जो है टेस्ट जो है और जो टाइप ऑफ फूड जो है ऑर्गेनिजम्स का चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, व्हेन एक कम्युनिटी है दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करती है, जब तक ना पूरे इकोसिस्टम में एक स्टेबल टॉप कम्युनिटी आ जाए। तो मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे, ये परफेक्ट एग्जांपल है एक इकोलॉजिकल सक्सेशन की। एक बैरन रॉक है किसी भी जगह जिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स। तो धीरे धीरे कुछ साल ड्यू टू सम वेदरिंग प्रोसेस और रेनफॉल्स टू द हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे लाइकन्स ग्रो होते हैं। लाइकन्स आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क के आसपास जो ट्रीज होते हैं उसके जो ट्रंक्स होते हैं उस पे एक ग्रीनिश कलर के मैट्स जैसे ग्रो होते हैं, अक्सर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा देन यू ऑब्जर्व, आपके घर के आसपास ट्री ट्रंक्स पे एक ग्रीनिश कलर का मैट होता है, कभी कभी वो स्काई ब्लू कलर का भी होता है, तो उनको लाइकन्स कहते हैं। तो लाइकन्स बेसिकली एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसमें। तो धीरे धीरे वो जब एंजाइम्स रिलीज करते हैं, तो ये बैरन रॉक जो होता है, ये बंजर जो होता है, ये धीरे धीरे ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस। तो धीरे धीरे कुछ साल के बाद उस पर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स, कुछ ग्रास वगैरह आते हैं। उस पर ब्रायोफाइट्स के जो छोटे बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। तो धीरे धीरे कुछ साल के बाद फिर ग्रासेस आने लगते हैं, फिर बुशेस आने लगते हैं और इंटरमीडिएट। तो लास्ट में है एट जो पूरा जब डेवलप होता है वो जगह, तो वहाँ पे वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक ना एक स्टेबल कम्युनिटी आ जाए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, ये इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। अब ये अगर हम कैसे हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट है एक कम्युनिटी की बाय अदर कम्युनिटी, जब तक ना उस जगह जो है एक स्टेबल कम्युनिटी आए, जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। देयर आर टू स्टेजेस ऑफ जो है कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, जैसे पॉइनियर्स होते हैं, पॉइनियर्स जो सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा पॉइनियर्स यहाँ पे रहेंगे लाइकन्स, लाइकन स्पीशीज यहाँ पे ब्रायोफाइट्स रहेंगे या ग्रासेस रहेंगे, जो फिर ये रॉक्स को पूरा जो है ब्रेक डाउन करती है इन द सॉइल। जो यहाँ पे रॉक्स है ये ब्रेक डाउन हो गए इन द सॉइल, जिसपे प्लांट्स जो है अदर उसके बाद ग्रो करते हैं। देन एक कम्युनिटी एक स्टेज को सेर्स बोलते हैं। ये जो एक स्टेज है ये यहाँ पे, इसको सेर बोलते हैं, एक स्टेज। लाइकन्स एक सेर है, स्मॉल एनुअल प्लांट्स लाइकन्स दूसरे सेर है, तो उसको सेर्स बोलते हैं। तो वह अब दो टाइप्स के जो है सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। वो मैं आगे जगह बताऊंगा आपको सक्सेशन दो टाइप्स के कैसे डिफरेंट है आपस में। अब डिपेंड करता है कि सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैरन रॉक से स्टार्ट होगा फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो इसको जो है जेराच बोलते हैं। मीन्स zer means zero, means there is nothing available. Zer arch means developing of community from barren rock. और हाइड्रोआर्च मीन्स जब कोई कम्युनिटी डेवलप होती है फ्रॉम द वाटर, यहाँ पे यहाँ से धीरे धीरे ये कन्वर्ट होता है इन द फॉरेस्ट्स, इसको जरा हाइड्रोआर्च बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो अब जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जो बैरन रॉक से स्टार्ट होता है या ओपन वाटर सोर्स से स्टार्ट होता है, जहाँ पे कोई भी अदर कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले। और सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जैसे ऑलरेडी अवेलेबल होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जंगल में आग लगी है, तो पूरा जो है जंगल जल गया, बट वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, तो नेक्स्ट जो प्लांट्स आते हैं तो वो उसी, या एनिमल्स आते हैं वो उसी ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटीज। उसको सेकेंडरी जो है सक्सेशन बोलते हैं। अब डिफरेंट स्टेज है सक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है। पहले न्यूडेशन,
न्यूडेशन मीन्स कि कोई भी जगह वो ढूंढना कि कहाँ से कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको डेवलपमेंट ऑफ बैरन एरिया है विदाउट लाइफ जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको हम न्यूडेशन बोल सकते हैं, ये बैरन रॉक है। तो फिर इन्वेजन आता है, कुछ स्पीशीज आती है जो इस बैरन रॉक पे ग्रो कर सकते हैं, जैसे लाइकन्स, इसको इन्वेजन बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स आप याद रखना, न्यूडेशन, इन्वेजन, उसके बाद कंपटीशन, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मीन्स जब पूरी जो है कम्युनिटी स्टेबल हो जाएगी, वहाँ पे फॉरेस्ट जैसे बनते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन और मोर स्पीशीज इन बैरन रॉक, जो धीरे धीरे उस पर ब्रायोफाइट, लाइकन्स के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, तो उसका जो है कुछ वहाँ पे मीडियम वो डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एंजाइमेटिक एक्शंस, जो उनके रूट्स होते हैं। तो फिर अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, देन दे compete विथ ईच अदर। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपटीशन करते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही एग्जिस्ट करेगा। एंड देन रिएक्शन, तो फिर वो धीरे धीरे अपना जो है मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को। तो कुछ स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को रिप्लेस करती हैं। देन एट लास्ट जब पूरा डेवलप हो गया, सॉइल वगैरह सब डेवलप हो गई, कोई कोई एक कम्युनिटी होती है पूरा स्टेबल होती है, उसके बाद वो कोई कम्युनिटी नहीं आएगी, तो उसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो ये आ जाएगा आपका न्यूडेशन में, देन इन्वेजन, देन कंपटीशन, देन डेवलपमेंट, रिएक्शन, एंड देन स्टेबलाइजेशन, ये पूरा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कैसे एक बैरन रॉक से पूरा एक जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। एक बैरन रॉक से कैसे एक फॉरेस्ट बनता है। तो ये था इन द टेरिस्ट्रियल। देन इन एक्वाटिक, कि एक प्लांट जो होता है ओपन, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं, वो धीरे धीरे फिर रूट्स उनके आने लगते हैं, देन कुछ सबमर्जिड होते हैं, फिर रूटेड जो है फ्लोटिंग फ्लोटेड रूटेड रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आता है। देन रीड एंड स्वैम्प्स, रीड्स होते हैं जिनके रूट्स में कुछ नट्स जैसे होते हैं, हर साल उसी नट से वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। देन मार्शेस आते हैं, दलदल, धीरे धीरे फिर वो जो है क्या बोलते हैं इसको, श्रब्स में कन्वर्ट हो, हर्ब्स में कन्वर्ट होते हैं, देन श्रब्स में, एंड देन क्लाइमेक्स स्टेज। तो यहाँ पे जो है बैरन रॉक था एक इन्वेजन में, बट यहाँ पे वाटर था, वाटर से कैसे डेवलप होगा ये पूरा एरिया, जिसको हाइड्रार्च बोलते हैं, इसको जेरार्च बोलते हैं।